नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। तो आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी की। किसकी बात कर रहे हैं? शॉक थेरेपी की। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है? देखो, अब वैसे तो आप शॉक का मतलब समझते होंगे कि वो बिल्कुल झटका दे देना, ठीक है ना, हिला डाला ना, बस वो हिला डालने वाला ही काम है, ठीक है ना। और शॉक का मतलब क्या होता है? वो बिजली के करंट दिए जाते हैं इस प्रकार से। या आपने कभी देखा हो किसी को बिल्कुल कोई व्यक्ति डेड हो जाता तो फिर उसको यूं ऐसे चिपका कर यूं उछाल देते हैं, है ना, तो उसको शॉक कहा जाता है। तो सर यहाँ पर क्या वही वाले शॉक की बात हो रही है? और इस साम्यवादी शासन के अंत के बाद शॉक थेरेपी क्यों है, इसकी पूरी कहानी को हम समझेंगे कि कौन सा शॉक है और कौन सी थेरेपी यहाँ पर दी जा रही है, किस प्रकार की बात यहाँ पर करी जा रही है। परंतु अब हम लोग ये जान चुके हैं, अभी तक की कहानी में हमने ये जान लिया है कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे वो जान लिया। उसके परिणाम या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो जान लिया कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, शक्ति संबंधों में बदलाव आया और नए देशों का उदय हुआ। ये सब हम लोग जान चुके हैं। विघटन की जो पूरी कहानी है, सोवियत संघ का जो बिखरना है, उसकी पूरी कहानी को हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब साम्यवादी शासन बिखर चुका है। जो साम्यवादी शासन चल रहा था सोवियत संघ में वो बिल्कुल बिखर चुका है, वो बिल्कुल टूट चुका है। अब इस साम्यवादी शासन के बिखर जाने के बाद, टूट जाने के बाद जो आती है शॉक थेरेपी लॉन्च होती है। ये शॉक थेरेपी क्या है इसको समझेंगे, पर उससे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। कुछ चीजों को समझते हुए हम लोगों को ये बात देखनी है कि आपको सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 1945 से लेकर करके 1991 तक क्या चला? हमारा शीत युद्ध चला। ये हमारा चला शीत युद्ध। अब ये जो शीत युद्ध चला है 1945 से 1991 तक, और इसकी एंडिंग कैसे मानी गई कि सोवियत संघ का विघटन हो जाना, सोवियत संघ का टूट जाना ही शीत युद्ध की समाप्ति है। और सोवियत संघ के टूट जाने या बिखर जाने का अर्थ यह था कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं थी वो खत्म हो गई है, जो समाजवादी व्यवस्था है वो खत्म हो गई है। अब पूरी दुनिया में एक नया राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करी जाएंगी साम्यवादी देशों में, और वो नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या होंगी? पूंजीवाद और लोकतंत्र की होगी। समाजवाद की जगह पूंजीवाद लाया जाएगा और साम्यवाद की जगह लोकतंत्र लेकर के आया जाएगा। तो 91 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अब जो ये 91 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया एक दिन में ही बिल्कुल जल्दी से ही शीत खत्म हो गया होगा, एक दिन में ही सोवियत संघ टूट गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी घटना घटती है बेटा तो उसमें इतिहास का बड़ा हाथ होता है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, कोई भी चीज एक साथ नहीं होती है। धीरे 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 वो पनपना शुरू करती है और फिर उसका बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से सोवियत संघ के जो लोग हैं उनको धीरे धीरे ये बात अंदाजा लग चुका था कि भैया जो सोवियत संघ के नेता जो हम लोगों को ये बात कहते हैं कि नहीं हमारा जो सोवियत संघ है वो बहुत आगे है, पश्चिमी देश कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तुलना में हम बहुत आगे। पर रियलिटी क्या थी कि पश्चिम के देश बहुत आगे निकल चुके थे। तकनीक के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में, पैसों के मामले में, धन दौलत के मामले में, सुख सुविधाओं के मामले में पश्चिम के देश बहुत आगे निकल चुके थे। और सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए जो देश है या सोवियत संघ में जो रह रहे लोग हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़ रहे थे। इस बात का लोगों को अंदाजा हो गया था। तो धीरे 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 लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, वो मारी जा रही थी, खत्म करी जा रही थी। लोग अगर सरकार का विरोध करते थे, विद्रोह करते थे, तो उनको दबाया जा रहा था, उनके जेलों में डाला जा रहा था और उनके साथ गलत व्यवहार करा जा रहा था। तो धीरे 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 जब सरकार ने दबाना शुरू करा, सोवियत संघ की सरकार ने, तो जनता में धीरे धीरे गुस्सा उभरा, राष्ट्रवाद की भावना उभरी, संप्रभुता की भावना उभरी। और उसी राष्ट्रवाद की, संप्रभुता की भावना पे सोने पर सुहागे का जो काम करा वो किसने करा? गोरबेचोव भैया के सुधारों ने करा कि अच्छा ये राष्ट्रवाद की भावना हो रही है, बहुत अच्छा है। और उसी समय जब गोरबेचोव भैया सुधार लेकर के आ जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ भैया अब तो शासन भी चाहता है कि हम लोग अलग अलग हो जाए। तो 1945 से 1991 में शीत युद्ध चला, परंतु एक दिन में कोई शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ, 10 दिन में खत्म नहीं हुआ। वो क्या था कि हम मान करके चलते कि 1985 से जब गोरबेचोव का टाइम आता है, मिखाइल गोरबेचोव का जब टाइम आता है, तो ये काफी लिबरल होते हैं। और लिबरल का मतलब होता है उदार होते हैं, वो यूं इतने कठोर नहीं है, इतने कठोर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब
लेनिन होते हैं और लेनिन के बाद स्टालिन का टाइम पीरियड आता है। स्टालिन में मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि हिटलर से भी बड़ा तानाशाह स्टालिन को माना जाता है, बहुत बड़ा तानाशाह था, परंतु उसने यूएसएसआर को, सोवियत संघ को बड़ी मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था, परंतु वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए बिल्कुल खराब था। और वो कट्टर, आप कह सकते हैं कि कट्टर साम्यवादी व्यक्ति था, उन विचारधाराओं को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करना चाहता था और सब कुछ बस वो अपने मन से कर रहा था, तानाशाह हो रहा था। परंतु स्टालिन है 1953 में उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और स्टालिन के बाद जितने भी शासक वहां पर आएंगे, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनेंगे, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत उदार हैं, थोड़े बहुत लिबरल है, इतने कठोर नहीं है जितना कि स्टालिन है। उदार तो लेनिन भी था, लेनिन ने भी थोड़े बहुत जो बदलाव है वो पूंजीवाद के हिसाब से चेंज करे थे, और इसीलिए फिर उसने कहा था, लोगों ने कहा कि क्या आप समाजवाद साम्यवाद को त्याग रहे हैं, तो लेनिन ने क्या जवाब दिया था कि शेर अगर 4 कदम पीछे चल करके 1 कदम पीछे ले लेता है तो भी 3 कदम आगे है। वही हालात अभी हमारे सोवियत संघ की है, लेनिन की है। हमने 4 कदम आगे लिए थे, 1 कदम थोड़ा सा पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेनिन भी इतना ज्यादा कठोर नहीं था, पर स्टालिन बहुत ज्यादा कठोर था। और स्टालिन के बाद जितने भी नेता आए, जितने भी शासक आए, वो थोड़े से उदार है, वो इतना नहीं है कि नहीं सब ऐसा ही होना चाहिए। और इसीलिए शायद ये शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में भी नहीं बदला। इसलिए आप देखिए, निकिता खुश्चेव जो नेता रहे, उन्होंने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो क्यूबा मिसाइल संकट था उसको टाल दिया कि चलो ठीक, हम वापस बुला लेते हैं अपनी आर्मी को, सेनाओं को, तो बहुत बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कर लिया। और 1985 में गोर्बेचोव भैया तो सबसे बड़े ही उदारवादी थे, सबसे बड़े सुधारवादी थे कि नहीं साहब, हम तो उदार हैं, कोई कठोरता नहीं, ये जो सिस्टम चल रहा है ये गलत है और इस सिस्टम में थोड़े से बदलाव लेकर के आने होंगे। तो 1985 में गोर्बेचोव के सुधार आते हैं और इन सुधारों के कारण ही 1991 में फाइनली जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है या विघटन हो जाता है। अब जब ये विघटन हो चुका है, जब ये टूट चुका है, और टूटने का मतलब यहां पे इसके विघटन से 1-2 बातें हमारे सामने आती है। क्या बात सामने आती है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। ये बात सामने आई ना, क्योंकि समाजवाद तो फेल हो गया, इसलिए पूंजीवाद क्या है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट विचारधारा है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि लोकतंत्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, उदारवादी जो लोकतंत्र है वो श्रेष्ठ है, साम्यवाद जो है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो ये 2 बातें इस विघटन से सामने निकल कर आई, और जब इस विघटन से सामने निकल करके आती हैं ये 2 बातें, पूंजीवाद, लोकतंत्र श्रेष्ठ है, अमेरिका महाशक्ति और अमेरिका की विचारधारा सही है, तो अब अमेरिका और पश्चिम के देश ये चाहेंगे कि ये जो पूरे यूएसएसआर के साथी देश थे, जो साम्यवादी शासन वाले देश थे, जो कि सोवियत संघ के साथ रहे और वहां पे साम्यवादी शासन रहा है, तो इनको क्या है, परिवर्तन करना होगा, इनको बदलना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। और चेंज कैसा लाना होगा, इनके अंदर जो साम्यवादी खून दौड़ रहा है उसको बाहर निकालना होगा और इनके अंदर लोकतंत्र का खून डालना होगा। इनके अंदर समाजवाद का जो खून अंदर दौड़ रहा है, ये जो सांस ले रहे हैं, समाजवाद की सांस ले रहे हैं, ये समाजवाद की सांस नहीं होनी चाहिए, ये किसकी सांस होनी चाहिए, पूंजीवाद की सांस होनी चाहिए। मतलब क्या है कि इनके देशों में से इस समाजवाद, साम्यवाद को हटाना है और पूंजीवाद और लोकतंत्र को लेकर करके आना है। और ये जो बदलाव है बच्चों, ये जो बदलाव हो रहा है, कौन सा बदलाव, जो बदलाव यहां पर बताया जा रहा है कि समाजवाद से पूंजीवाद और साम्यवाद से लोकतंत्र, साम्यवाद से लोकतंत्र, ये वाला जो बदलाव है ना बच्चों, बस ये वाले बदलाव को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, शॉक थेरेपी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शॉक थेरेपी कह रहे हैं। इसी बदलाव को शॉक थेरेपी कहा गया और कुछ भी नहीं। अब आप बोलोगे सर इसको शॉक थेरेपी क्यों कहा गया है, इसको सुधार के रूप में, बदलाव के रूप में भी कहा जा सकता है। देखो शॉक क्या होता है, झटका दिया जाता है बेटा, झटका दिया जा सकता है। देखो एक तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे खुद के हिसाब से बदलाव करो, वो जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको आपका बोर्ड कह दे कि भाई आज इस सेशन में ये वाला जो चैप्टर है वो एक्स्ट्रा है और बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तो अब आपके पास पूरा सेशन है, पूरा साल है, आराम से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। परंतु जैसे मान लीजिए कि बोर्ड ने आपके परसों से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, परसों पहला ही जो पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का, और बोल दे आज बोले कि भैया ये वाला जो चैप्टर है इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, ये वाला चैप्टर हटा दिया था पर बोले अब इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, तो अब आपको एक झटका सा लगेगा, एक साथ आप नया चैप्टर पढ़ने कैसे जाओगे। तो जब कोई भी घटना एक साथ घटती है ना तो झटका लगता है, शॉक लगता है। यहां पर जो देश इतने सालों से समाजवाद, साम्यवाद को निभा रहे थे, जिस देश की खून की हर एक एक बूंद में, रग रग में, रोम रोम में अगर समाजवाद, साम्यवाद बस रहा था, तो अब उनको कहा जा रहा था कि नहीं, तुम इस समाजवाद, साम्यवाद को खत्म करो और पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाओ।
यहां पर अमेरिका समर्थित देश और अमेरिका समर्थित जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्व बैंक हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, वो सब इन सभी साम्यवादी शासनों में क्या लाएगी? समाजवाद से पूंजीवाद और साम्यवाद से लोकतंत्र लेकर के आएगी। और ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांजिशन है ना बच्चों, ये बड़ा कष्टदायक है। ये बहुत ज्यादा कष्ट इन साम्यवादी शासन देशों को देगा और फिर बदलाव लेकर करके आएगा। आप मान करके चलिएगा कम से कम 10 से 15 साल तक ये साम्यवादी शासन जो है अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाता है ये देश, पर धीरे धीरे स्थितियां सुधरती है। पर 10-15 साल तक, मतलब 1991 से लेकर के 2001-2005 तक बहुत बुरी स्थितियां इन देशों की रहती है, पर धीरे धीरे फिर ये कैसे न कैसे खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी शॉक थेरेपी है। कोई भी आपसे पूछ ले भैया शॉक थेरेपी क्या है, तो बोले शीत युद्ध खत्म हो गया था, शीत युद्ध में यूएसएसआर की हार हो गई। यूएसएसआर की हार होने का मतलब है यूएसएसआर की विचारधारा बेकार थी और अमेरिका की विचारधारा अच्छी थी। इसलिए अमेरिका भैया ने सोचा कि भैया पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा को फैलाना है, और सबसे फैलाने की शुरुआत कहां से करो? इसी साम्यवादी शासन से करो। ठीक है, इन्हीं साम्यवादी शासनों को बदलो। तो उसमें साम्यवादी शासनों में क्या करा गया कि बोले समाजवाद को छोड़ो, पूंजीवाद अपनाओ, साम्यवाद को छोड़ो, लोकतंत्र को अपनाओ, और उसके लिए हम पैसा देंगे और करेंगे। आज से जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी उसको बेच डालो। जनता को कह दिया, जनता को बोला जितने में खरीदना चाहो खरीद लो, मतलब सरकार को बिल्कुल ही बदनाम सा कर दिया। चलिए, तो ये शॉक थेरेपी थी। और आइए आगे जानते हैं। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। संक्रमण का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांजिशन। ठीक है, एक से दूसरे में जाना। ठीक है, जैसे हम बहुत सी बार कहते हैं ना कि ये संक्रमक बीमारियां हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं खांस रहा हूं, तो वो खांसी के द्वारा जो परेशानी मुझे हो रही है, हो सकता है वो खांसी उसको भी हो जाए। ये संक्रमण या कम्युनिकेबल जो डिजीज कहा जाता है वो ट्रांसफर वाली है, कि ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पर क्या है, एक कष्टप्रद क्या करा जा रहा है? ट्रांसफर करा जा रहा है कि आप इस व्यवस्था में जी रहे हैं और आपको इस व्यवस्था में जियाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है कि जो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पीते हैं या शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं? बहुत आसानी से आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा। अब जैसे किसी व्यक्ति को मैं जाकर के बोलूं कि भैया आप सिगरेट पीते हैं? बोला हाँ पीता हूं। कितनी पीते हो दिन की? बोला दिन की 10 पी जाता हूं। आज से सारी बंद कर दो, आज से अब वो एक्चुअल में सिगरेट उसके अंदर तक जा चुकी है, वो उसको नहीं मिलेगी तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगा, वो ज्यादा पागल हो जाएगा। तो फिर उसको क्या कहा जा सकता है कि देख भाई तुम 10 पीता है, बहुत नुकसान करती है बेटा, ये तो बहुत गलत चीज है। 10 सिगरेट पीता बेवकूफ आदमी। तो क्या कर, कल से अब तू ये तय कर ले कि तुझे नो ही पीनी है, और जैसे ही 10वीं की मन में आए ये गोली ले लिया कर। नो तो पी लिया कर, नो की कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन 15 दिन तक उसको नो तक पिलाएंगे। उसने 15 दिन तक ये बात मान ली कि नो ही पी। बोला हाँ सर मैंने नो ही पी। उसको फिर बोलो कि देख अब तूने एक छोड़ दी, मतलब तू छोड़ तो सकता है, तेरे में ताकत तो है भाई छोड़ने की। शाबाश शाबाश शाबाश। अब देख अब से तू 7 ही पिया कर, तू 7 ही पिया कर भाई, ठीक है। और जैसे तो और 7 के बाद और मन में आए तो ये गोली पकड़ो, गोली खा लिया कर, तो ठीक है। फिर 15 दिन 20 दिन ऐसे बीते, फिर उसकी और कम कराएंगे और कम कराएंगे। ये तो क्या है, ये तो धीरे धीरे बदलाव है। धीरे धीरे बदलाव आता है तो ठीक है, इट्स ओके, उसमें कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति को एक साथ बोले कल से तेरा बंद, तो यार वो झटका है, वो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ा कर देगा। तो उसी प्रकार से अगर ये देश अपने आप को धीरे धीरे पूंजीवाद में, लोकतंत्र में बदलते तो कोई बुराई वाली बात नहीं। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि 1972 से पहले चाइना पूर्ण रूप से समाजवाद और साम्यवाद का कट्टर सपोर्टर था। वहां पर भी जमीन का टुकड़ा भी सरकार दिया करती थी। परंतु 1972-73 में आकर के चाइना ने अपनी पॉलिसी को अपनाया। चाइना ने सेज को लॉन्च करा, SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या लॉन्च करा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र चाइना ने बनाया। उसमें यह कहा गया कि बाहर की कंपनियां आएंगी और एक स्पेशल एरिया, भाई जैसे मान लो कि ये चाइना है और चाइना का ये वाला एरिया है ना, ये बिल्कुल उन कंपनियों के लिए ही खाली रहेगा। वो कंपनियां यहां पर आए, अपनी फैक्ट्री बनाए, इन्वेस्टमेंट करे, पैसा लगाए और फिर उसको हम पूरी दुनिया में बेच करके पैसा कमाएंगे। मतलब ये कौन सी विचारधारा है? पूंजीवाद की विचारधारा है। तो 1972-73 से चाइना खुद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने लगा। वो एक साथ नहीं गया, एक साथ ऐसा नहीं करा कि लो आज से ही सारा खत्म और सारा सब कुछ पूंजीवाद। पर साम्यवादी शासनों में यह हुआ है, एक साथ सब कुछ सरकार का खत्म करवाना चाह रहे। सरकार की सारी बिल्डिंगें, सरकार की सारी फैक्ट्रियां, सरकार की सारी कंपनियां, सबको बंद करवाया जा रहा है और सब कुछ कहा जा रहा है कि आज से जो कुछ भी होगा वो प्राइवेट का होगा। चाहे प्राइवेट में एक एक व्यक्ति ले, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को दो, पर प्राइवेट का ही होगा, सरकारों का नहीं होगा। 1991 में भारत ने खुद ने अपनी व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्था में चेंज करा है। भारत खुद LPG की पॉलिसी लेकर के आया।
पर भारत ने भी क्या है, धीरे 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 बदलाव करा है। ऐसा नहीं कि हाँ भैया आज से जितना भी सरकार का कंट्रोल था सारा खत्म, नहीं, सरकार ने कंट्रोल खुद के पास भी रखा है, परंतु हाँ मार्केट को थोड़ा सा खोल दिए, थोड़े से द्वार खोल दिए, धीरे 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 बदलाव करा है। और उन लोगों का विशेष ध्यान रखा है जो पिछड़े हुए हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, उन पर सरकार ने ध्यान रखा। सरकार ने बोला आप चिंता मत करिए, आने दीजिए बड़ी कंपनियों को, आपको सपोर्ट सरकार करेगी, आप लोगों के लिए सरकार खड़ी है। तो हमें कोई समस्या नहीं हुई, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने बदलाव करा, धीरे धीरे करा। 1972-73 में चाइना ने बदलाव करा, धीरे धीरे बदलाव करा। तो धीरे धीरे बदलाव करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है धीरे धीरे बदलाव करने में। परंतु ये जो साम्यवादी शासन है बेटा, इनको तो एक साथ बोला गया कि आप आज से बदल जाओ, तो वो तो झटका वाली बात है ना, वो तो शॉक थेरेपी बेटा। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे सिगरेट वाले व्यक्ति को बोला आज से सारी की सारी सिगरेट छोड़ दे, नहीं छोड़ पाएगा वो, बल्कि ज्यादा पागल हो जाएगा वो। पर उसको एक एक कर करके अगर हम छुड़ाएंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो छोड़ दे। पर एक साथ उसको बोले नहीं आज से खत्म, कैसे नहीं छोड़ सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये वो, अरे भाई ज्ञान मत दो, उसको समझाओ, वो पागल हो जाएगा अगर उसको नहीं मिली तो। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है। और कोरोना के दौर में बेटा मुझे दुख भी बहुत होता है कि मतलब लोग जिनके घरों में खाने के भी नहीं थे ना, उन्होंने इन पे शराबों पर इन पे भी बहुत पैसा खर्च करा उस समय में। बड़ी दुख की बात है नहीं, पर ठीक है कि उनकी लत लग गई, जो भी था, ठीक है, तो वो छुड़ाया जा सकता। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, नहीं साहब सिगरेट पीनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, कभी नहीं, गलत बात है। पर अगर उसकी छुड़वानी है तो धीरे 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 छुड़वा जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे मान लीजिए आप और किसी, जैसे चाय का मान लीजिए, चाय के अगर किसी को बहुत शौक है तो धीरे धीरे कम करवाई जा सकती है। और किसी भी चीज का, जैसे आज आपका है ना, आज आप मान लीजिए आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, और मैं आज से आपको बोल बेटा आज से 10 घंटे बैठ करके पढ़ना है, पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। आज से मैं ये बोल दूं बेटा आज से बैच लॉन्च हो रहा है और उसमें 10 घंटे तक लाइव क्लासेस चलेंगे, आ जाना, देख लोगे क्या? नहीं देखोगे। करना क्या है, धीरे धीरे, पहले 1 घंटा बेटा देखो, आज दिन में आधे घंटा 1 घंटा पढ़ना, हफ्ते भर तक आप हफ्ते 2 हफ्ते तक आधे घंटा 1 घंटा पढ़ो, फिर धीरे धीरे अपनी लिमिट बढ़ाते जाना, अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना। ये धीरे धीरे बदलाव है बेटा, धीरे धीरे बदलाव आता है तो कोई समस्या नहीं है। पर इसको शॉक थेरेपी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक साथ पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश करी जा रही है, और एक साथ व्यवस्थाएं बदलती है, एक साथ सिस्टम बदलती है तो झटका दे करके ही जाती है, वो बर्बाद कर करके जाती है। वही बात यहाँ पे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। तो रूस में, मध्य एशिया के जो देश हैं, कौन से, जो कार कंट्रीज हैं वो, और पूर्वी यूरोप के मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी जगह मतलब पूरे सोवियत संघ में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया है, एक खास सिस्टम अपनाया गया है, जिससे कि क्या है, पूंजीवाद की ओर संक्रमण होगा। मतलब समाजवाद से किधर लेकर के जाएंगे, पूंजीवाद की ओर लेकर करके जाएंगे। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इन दोनों के द्वारा क्या करा गया, एक खास मॉडल अपनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया, शॉक थेरेपी नाम दिया गया। मतलब आघात, आघात का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दुख पहुंचा करके, थोड़ा सा कष्ट पहुंचा करके, थोड़ा सा नुकसान पहुंचा करके क्या करना, उपचार करना, इलाज करना, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट पहुंचा करके, थोड़ा सा दुख पहुंचा करके क्या कर देना, उपचार कर देना। एक ऐसा मॉडल अपनाया गया है जिसको क्या कहा गया है, शॉक थेरेपी कहा गया है। और इसमें क्या है कि समाजवाद से पूर्ण रूप से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण करना है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर वर्ल्ड बैंक, IMF या अमेरिका के समर्थित देश, ये सब जो मुख्यतः जोर दे रहे हैं ना, वो इस बात पर दे रहे हैं कि समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तित हो जाओ। बाकी आप साम्यवाद से लोकतंत्र में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, उस पर इतना जोर नहीं दिया। इन्होंने मेन जो जोर डाला है वो समाजवाद से पूंजीवाद, मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है ना, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको चेंज करने पे बड़ा जोर दिया गया, पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं। आज भी आप देखिए कि चाइना में जाएंगे, साम्यवादी ही चल रहा है, ठीक है, साम्यवादी प्रभाव है। परंतु जो व्यवस्था है ना, आर्थिक जो व्यवस्था है, जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है, उसको चेंज करने पर अमेरिका ने, वर्ल्ड बैंक ने, इन्होंने बड़ा बदलाव लेकर के आने की कोशिश करी है, और उसी को नाम शॉक थेरेपी दिया गया। ये वर्ल्ड बैंक की तस्वीर। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। जो भूतपूर्व, जो पहले जो दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ की, उसमें जो अलग अलग देश है, उनमें शॉक थेरेपी की गति और गहनता हो सकता है कि कहीं पे बहुत तेजी से शॉक थेरेपी लगाई गई हो और कहीं पर धीरे धीरे लगाई गई हो, पर सबकी दिशा और सबका चरित्र एक जैसा था। एक तरीके से ही पूरे उन सभी देशों में काम करा गया, बड़ी सीमा तक एक जैसे ही थे। तो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, अमेरिका USSR किसमें है कितना दम।
हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। तो हर देश को, ठीक है, हर कंट्री को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। मतलब आप में बिल्कुल भी समाजवाद का छोटा सा भी गुण नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी अंश नहीं बचना चाहिए समाजवाद का। पूरी तरीके से आपको किसमें चेंज होना है? पूंजीवाद में होना है। और यहां पर वर्ल्ड बैंक भी, IMF भी, अमेरिका भी सब एक ही चीज पर जोर दे रहे हैं कि समाजवाद से पूंजीवाद में आ जाओ। बाकी आप लोकतंत्र को अपनाओ तो आपकी मर्जी है, और नहीं अपनाओ तो भी आपकी मर्जी, पर मुख्यतः जो जोर दिया गया है वो समाजवाद से पूंजीवाद में लेकर के आने को दिया गया। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना है। इसका मतलब यह था कि सोवियत संघ का जो दौर था, जो टाइम पीरियड था सोवियत संघ का, उसमें जैसी भी संरचना थी, जो भी पूरा स्ट्रक्चर था, उस पूरे स्ट्रक्चर से निजात मतलब आजादी पानी है। मतलब सोवियत संघ का जो पहले स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से वहां से फ्रीडम होनी चाहिए, पूरी तरीके से वहां से आजादी होनी चाहिए। समाजवाद में ऐसा होता था, तो इसके विपरीत पूंजीवाद में जो होता है वो करो। मतलब समाजवाद का छोटा सा स भी आपको दिखना नहीं चाहिए, ऐसा व्यवस्था वहां पे करना चाहते थे। पूर्ण रूप से इन सभी साम्यवादी देशों में क्या लागू करना चाहते थे? पूंजीवादी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहते हैं। ये समाजवादी जो है उनके एजेंडे। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व हो। तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता मतलब जो सबसे पहले जो मान्यता थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए था, वो क्या था? मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ठीक है, मालिक कौन होगा? तो जो मालिक होगा वो कौन? निजी स्वामित्व। ये जो सरकार के पास स्वामित्व था, सरकार मालिक बनकर के बैठी थी, ये हटाना था। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी मान्यता थी वो ये थी कि मिल्कियत, ओनरशिप, किसी भी उत्पादन के, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी का भी जो मालिक हो वो कौन हो? निजी स्वामित्व हो, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। कभी भी सरकार ओनर ना हो, सरकार के पास इतना अधिकार ना हो। और सरकार के पास जहां पर अधिकार होता है उसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, और जहां पर प्राइवेट के पास होता है उसको हम लोग कैपिटलिज्म या पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। तो ये चाहते ही है कि पूंजीवादी व्यवस्था हो। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। तो क्या कहा गया कि राज्य की संपदा मतलब जो सरकार की संपदा थी, जो सरकार की बिल्डिंगें थी, सरकार की फैक्ट्रियां थी, सरकार का जो सब कुछ था, उन सब को क्या करना है? निजीकरण करना है। उन सबको किस में बदलना है? प्राइवेट में बदलना है। मतलब सरकार का जो कुछ था वो किसको दे दो? प्राइवेट वालों को दे दो। अब प्राइवेट वाले खरीदेंगे, ये प्राइवेट का, ये प्राइवेट का, ये प्राइवेट का, सब कुछ किसको देना है? प्राइवेट को देना है। और व्यवसायिक स्वामित्व का ढांचा और व्यवसाय की जो कॉमर्शियल जो कुछ भी चल रहा था, ठीक है। अब देखो स्टालिन के समय में क्या हुआ था कि भाई खाने पीने की थोड़ी सी समस्या चल रही थी। तो स्टालिन ने क्या करा? स्टालिन ने ऐसा करा कि भाई जैसे मान लो ये है, एक खेत ये हो गया, एक खेत एक हो गया, एक ही हो गया। उसने इन सारे खेतों को मिला दिया और उत्पादन करवाया, जिससे क्या हो? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। तो अब क्या हुआ? सरकार ने उन सारे खेतों को अपने अंडर में लेकर के अपने हिसाब से क्या करवाया है? उत्पादन करवाया, प्रोडक्शन करवाया। तो अब यहां पर यह भी कहा गया कि जो व्यवसायिक स्वामित्व है, यहां पर भी वापस क्या करा गया? प्लॉटों को बांटा गया, ये तेरा और निजी अपने हिसाब से करो, जो चीज उगानी है, जो चीज लगानी है, जैसा मन करे वैसा मन करो, आप अपने हिसाब से चलाते रहो। तो व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल करी गई। यह सोवियत संघ, USSR की तस्वीर, एक मैप की तस्वीर आपके सामने। सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। तो सामूहिक फर्म मतलब पूरे समूह का, ये भैया अलग अलग थे, इन सबको स्टालिन ने क्या कर दिया था? मिला दिया था, एक कर दिया था। तो सामूहिक फर्म था और पूरा आपको पूरा एक साथ इसी पर उगाना है, अलग अलग कोई भी नहीं उगाएगा। पर अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या बोला गया कि इनको निजी फर्म में बदला गया, कि अब सबको वापस अलग अलग को बांट दिया गया और अपने हिसाब से, पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से, मतलब आपको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपको जिसमें ज्यादा लाभ होता हो, आप उस चीज का उत्पादन करो, आप वो चीज उगाओ और आप वो चीज दुनिया में बांटो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सरकार के अनुसार आपको नहीं चलना है, चलना किसके अनुसार है? खुद के अनुसार। किसका अधिकार होना चाहिए? खुद का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अधिकार होना चाहिए। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। तो देखो इस संक्रमण में ये जो ट्रांजिशन हो रहा था उसमें या तो राज्य नियंत्रित समाजवाद, ये दो ही ऑप्शन रखना चाहते थे कि या तो सरकार कंट्रोल कर रही हो वो वाला समाजवाद या पूंजीवाद, इसके अलावा कोई तीसरा होना ही नहीं चाहिए। और यहां पर तो अब राज्य नियंत्रित समाजवाद को भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? पूंजीवाद हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कैपिटलिज्म हो। सारा जो भी काम होना चाहिए वो पूंजीवाद के हिसाब से होना चाहिए। ये संक्रमण है क्या? ये ट्रांजिशन जो है, ये बदलाव जो है, ये किससे का है? समाजवाद से पूंजीवाद का ही तो है। मतलब बस अब एक ही विचारधारा होनी चाहिए और वो विचारधारा पूंजीवाद है। यही लक्ष्य अमेरिका का था।
शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के भारी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब देखिए, ये जितना भी आपने देखा ना, ये सब कुछ तो क्या था कि जितने भी साम्यवादी जो शासन देश थे ना, इनके अंदर की बात थी कि भैया आपको सब कुछ क्या है प्राइवेट को सौंपना, सरकार का कम से कम कंट्रोल हो, सरकार कंट्रोल ना करे। जो सामूहिक खेत है उनको भी निजी खेतों में बांट दिया गया कि ये सब इंडिविजुअल ले लो और अपनी खेतीबाड़ी करते रहो, समुदाय सरकार के हिसाब से आपको खेतीबाड़ी नहीं करनी है। तो ये तो देश के अंदर की बात थी, परंतु ये जो समाजवाद से जो पूंजीवाद की बात है, इसमें देश से बाहरी देश उसका भी प्रभाव था। अब कैसे वो भारी परिवर्तन क्या हुए वो देखो पूंजीवाद क्या कहता है, पूंजीवाद ये कहता है कि भैया सरकार का कम से कम कंट्रोल हो, प्राइवेट के पास ज्यादा से ज्यादा हो। अब समाजवाद में ये था कि देश में जो भी चीज का उत्पादन करेगी सरकार करेगी, सरकार फैक्ट्री लगाएगी, सरकार लोगों को रोजगार देगी, सरकार के हिसाब से सारे कामकाज होंगे। पर पूंजीवाद में क्या कहा जाता है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी फैक्ट्री लगाओ, उत्पादन करो, लोगों को रोजगार दो, सामान बनाओ, उस पर मेड इन अमेरिका, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, जहां बना रहे हो वहां लिखो और अपना सामान बेचो और सरकार को टैक्स भरते रहो, खुद भी मजे में, सरकार भी मजे में। अब इस पूंजीवाद के में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक है एफडीआई। एफडीआई को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये हो गया कि कोई भी बाहर की कंपनी देश में आएगी और क्या करेगी, निवेश करेगी, मतलब फैक्ट्री लगाएगी, उत्पादन करेगी और उस सामान को उस देश का नाम लिख करके, जैसे मेड इन रशिया, मेड इन वहां पे, तो वो लिख कर करके पूरी दुनिया में बेचेगी। तो बाहर की कंपनियां इन देशों में आ सकती है। दूसरी बात, मुक्त व्यापार होगा। मुक्त व्यापार का मतलब होता है बेटा फ्री ट्रेड होना। क्या होना, फ्री ट्रेड होना। इसका मतलब क्या है कि अब पहले तो क्या था, समाजवाद वाली व्यवस्थाओं में तो क्या है कि हम हमारा बनाएंगे और हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन्हीं का आयात करेंगे, बाकी ना हमें आयात निर्यात किसी से कोई मतलब नहीं है। हम बंद अर्थव्यवस्थाओं में जी रहे हैं, हम बाहर का ना कोई सामान खरीदेंगे ना बेचेंगे, हम हमारे अंदर है। पर अब बोला गया मुक्त व्यापार होगा, मतलब कोई भी देश की कंपनी आपके देश में सामान बेचना चाहे आप बेचने दोगे, आपके देश की कोई कंपनी दूसरे देशों में सामान बेचना चाहे बेच सकती है। देखो, व्यापार पे कंट्रोल लगाया जा सकता है, व्यापार को रोका जा सकता है, और जो रोका जा सकता है उनको हम कहते हैं बेटा व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक का मतलब है दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, उस पर रोक टोक लगा देना। वो दो प्रकार से लगती है। एक होता है आयात शुल्क। जब भी जैसे मान लीजिए आज इंडिया में कहीं से भी बाहर से सामान आएगा तो हम सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगाती है, जिसको टैरिफ कहा जाता है या आयात शुल्क कहा जाता है। अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है, इसका मतलब ये कि सरकार चाहती नहीं है कि तुम हमारे साथ व्यापार करो, ले जाओ अपना सामान वापस, क्योंकि ज्यादा टैक्स हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं तो सामान वापस लौट जाएगा। और सरकार चाहती नहीं साहब यहाँ से तो व्यापार होना चाहिए, तो टैक्स टैरिफ कम कर देगी, आयात शुल्क कम कर देगी। ठीक है, तो ये एक तो क्या हो गया, इससे सरकार अंदाजा दे रही कि हम खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते। दूसरा होता है बेटा कोटा। कोटा क्या होता है, एक लिमिट फिक्स कर देना, 100 ही सामान खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 1000 ही सामान खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अब देश क्या करते हैं, व्यापार अवरोधकों का इस्तेमाल कर करके व्यापार में रोक टोक लगाते हैं, इतना खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, इतना टैक्स लगा देंगे, ये कर देंगे। अब यहां पर पूंजीवादी व्यवस्था कहती है मुक्त व्यापार करो, ये कोई व्यापार अवरोधक होने ही नहीं चाहिए। कोई भी कंपनी आपके देश में आकर के निवेश करे, करने दो, कोई भी आपके देश में सामान बेचे, बेचने दो, आप अपना सामान दूसरे देशों में बेचो, ये फ्री ट्रेड की बात हुई। तो ये बाहरी तौर पे बदलाव आए हैं। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है, और ये माना जाने लगा कि अब ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर करके, और ये बात वैसे सत्य भी बेटा, विकास जो होगा व्यापार करने से ही होगा। दो देशों के बीच में जो शांति बनेगी ना, वो भी व्यापार करने से बनेगी। व्यापार करने से शांति कैसे बनती है, मान लीजिए आज एक देश एक्स है और एक वाई है, एक्स और वाई के बीच में चाहे वैसे कितने ही खराब संबंध हो, पर दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक देश को पता है कि यार ये हमसे इतना सामान खरीद रहे हैं, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस देश को ये पता है यार हमें वहां से इतना सामान मिल जाता है अच्छा फायदे में, तो अपन क्यों लड़ेंगे नहीं, हमारा भी सामान बिकता है और उनका भी सामान अपन खरीदते हैं। तो व्यापार से क्या होता है, संबंध बना रहता है, व्यापार से रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, और व्यापार से क्या होगा, विकास होगा। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप आयात भी कर रहे हो और अब आप अपना सामान बाहर भी बेच रहे हो, अब बाहर बेच रही है आपके देश, सामान बाहर बेच रहे हैं, तो आपके पास पैसा आएगा, आप अमीर बनोगे, आप और फैक्ट्रियां लगाओगे और अच्छा काम करोगे। ओके, तो व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। फ्री ट्रेड करना है, किसी प्रकार का कोई व्यापार अवरोधक नहीं, कोई कोटा नहीं, कोई आयात शुल्क नहीं, जिस भी देश को सामान बेचना खरीदना वो बेचे, खरीदे इन साम्यवादी शासन देशों में। पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अब पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए क्या बात कही गई, वित्तीय खुलापन। ठीक है, फाइनेंशियली ओपननेस चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी आपके देश में पैसा लगाना चाहती है लगा सके।
मतलब एफडीआई कर सके, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सके। कंपनी, कोई फैक्ट्री है उसको कोई बाहर की कंपनी खरीद ले, बोला आज से हमारी हो गई, हम इस पे प्रोडक्शन करेंगे। प्राइवेट को ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए, वित्तीय खुलापन हो। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्राओं को एक्सचेंज करा जाए, ठीक है भाई, डॉलर रूबेल के में, डॉलर रुपए में, इस प्रकार से। और डॉलर क्या बन गई, सबसे सुप्रीम मुद्रा बन गई, सबसे बेस्ट मुद्रा जो है वो बन गई। और मुक्त व्यापार की नीति, तो आप कह सकते हैं पूंजीवाद व्यवस्था के 3 स्तंभ यहां पर है। वित्तीय खुलापन, फाइनेंशियली ओपननेस होनी चाहिए। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, भाई ब्रिटेन का जो है वो कनाडा के नोट के साथ बदल जाए, यूएसए के नोट के साथ बदल जाए, इस प्रकार से। और मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। तो इस संक्रमण के दौरान में सोवियत खेमे के जो देश थे उनके बीच में जिस भी प्रकार के व्यापार के रिश्ते नाते थे उनको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अब आप वो साम्यवादी हिसाब से आप व्यापार नहीं करोगे, जो भी करोगे इन्हीं हिसाब से करोगे। वित्तीय खुलापन हो, कोई भी कंपनी आए वहां पे अपना व्यापार करे, बिल्कुल उसको छूट होनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनकी परिवर्तनीयता होनी चाहिए, परिवर्तन हो सके, चेंज हो सके, और मुक्त व्यापार हो, फ्री ट्रेड होना चाहिए। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। अब खेमे के जो एक देश को दूसरे देश से, मतलब ये जो खेमे में 15 देश थे, इनको एक दूसरे से नहीं, इनको डायरेक्ट किससे जोड़ा गया, पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। ठीक है, हाँ भैया, यहाँ की कंपनी वहां जाएगी, वहां निवेश कर लेगी, यहाँ की कंपनी वहां जाएगी, वहां निवेश कर लेगी, यहाँ की कंपनी वहां कर लेगी। मतलब साम्यवादी देशों की दोस्ती तोड़ कर करके इन्होंने किससे दोस्ती बनवाने की कोशिश करी है, अमेरिका से और पश्चिमी देशों से दोस्ती बनाने की कोशिश करी है। और क्योंकि अब एक तरीके से क्या है कि ये तय हो चुका था कि पश्चिम के देश और अमेरिका ही ताकतवर है, वही पावरफुल है, तो उनकी तरफ इन साम्यवादी देशों को भेज कर करके ये दर्शाया गया है कि देखो भाई पश्चिम जो है वो ताकतवर है, उसकी बात आपको माननी पड़ेगी और उसी के दबदबे में आपके काम करना भी पड़ेगा। ये दोस्ती की तस्वीर दिखाई गई है। किसकी दोस्ती हुई है, सोवियत खेमे के देश और पश्चिमी मुल्कों की दोस्ती हुई है। शायद ये वही दोस्ती है जिसके लिए गोर्बाचेव कहते थे कि हमें संबंध सामान्य बनाने थे। पर देखिए, गोर्बाचेव संबंध को सामान्य बनाने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, परंतु यहां पर जो शॉक थेरेपी वो ठीक नहीं है। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया, पश्चिमी दुनिया में समाहित किया गया। देखो अब इस तरह धीरे धीरे, ठीक है, इन सभी देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित कर लिया गया। मतलब जो पश्चिमी पूरा इकोसिस्टम था, ठीक है, इकोनॉमी का जो सिस्टम था उसमें संभाल लिया। मतलब इनको देखो, जैसे कि अब ये पश्चिमी थे और ये दोनों पहले अलग अलग थे, परंतु धीरे 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 इनको खींचते 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 अपने साथ बिल्कुल खुद में मिला लिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा इन दोनों में, ये भी पूंजीवादी हो गए और ये भी पूंजीवादी हो गए। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसी और संगठनों के सहारे इस खेमे में देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। देखो अब क्या हुआ, पश्चिमी जो देश है वो क्या बन गए, नेता बन गए। अच्छा देखो ऐसे काम नहीं होता, ये काम ऐसे करना है, हम बता रहे हैं ना आपको, ऐसा करो, ठीक है। और अलग अलग जो एजेंसियां है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन हो गया, इन अलग अलग संगठनों के द्वारा क्या है, ये जो पश्चिम के देश है ये इन देशों में काम करवा रहे। देखो यहाँ पे इतना पैसा दो, यहाँ ये काम करना है, ये करना है, ये वाली कंपनी वहां इन्वेस्ट करेगी। मतलब बेचारे उन देशों की कोई मर्जी ही नहीं रही, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से ही चल रहा था। ये शॉक थेरेपी थी कि शॉक थेरेपी क्या होती है ये बताया, शॉक थेरेपी में क्या बात हुई है ये बताया। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए बच्चों, बहुत बुरी स्थिति होती है, पर ये बुरी स्थिति एक बड़े बदलाव, कुछ अच्छे सुधार भी लेकर के आती है। इसके परिणाम क्या होते हैं वो हम आगे के लेक्चर में जानेंगे, परंतु आज के लेक्चर के लिए विराम दीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की शॉक थेरेपी आपको कैसे लगी, ठीक है, वो भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लर्निंग आर्ट्स टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।